हाय गाइड, मऊ माध्यमिक पाठशाला में आपका स्वागत है। टुडे आई विल टीच यू सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ होता है संयोजन। संयोजन माने जोड़ना। जो विभिन्न प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 1, 2, 3 की संख्या में होते हैं, सबको मिला करके एक सेंटेंस जो हम बनाते हैं उसी को सिंथेसिस कहते हैं। तो सामान्य भाषा में सिंथेसिस माने जोड़ना। तो हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, जैसा कि आप जानते होंगे, यू ऑल आर एक्वेंटेड दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है कंपाउंड। आज की जो हमारी चर्चा होगी, जो बनाने के लिए, जैसा कि आप जानें कि आप जब सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं, तो सिंपल इनटू सिंपल भी कर सकते हैं। जो 3 प्रकार का सेंटेंस आपको कहा, यानी पहला था सिंपल सेंटेंस, दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा होगा कंपाउंड। आज की जो चर्चा होगी, आज जो हम जोड़ेंगे, संयोजन करेंगे, जो सिंथेसिस का काम होगा, सिंपल इनटू सिंपल, यानी सिंपल सेंटेंस का सिंपल ही बनाएंगे। तो उसके लिए कई सारी विधियां हैं। मुख्य विधियां यूज ऑफ पार्टिसिपल, यानी सबसे पहला जो विधि होगी पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप कर सकेंगे। जो दूसरी विधि होगी यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके करेंगे। और जो तीसरा होगा, तीसरे को कहेंगे यूज ऑफ नाउन आर फ्रेज इन ए पोजीशन, यानी तीसरी विधि आपकी ये होगी। और चौथी विधि जो होगी यूज ऑफ इंफिनिटिव, यानी इंफिनिटिव का प्रयोग करके वाक्य का संयोजन करेंगे, जोड़ेंगे, सिंथेसिस करेंगे। और पांचवा जो आपका होगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के माध्यम से जो जोड़ेंगे। अगला जो नंबर होगा छठा, ये होगा यूज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव। सातवां जो नंबर होगा यूज ऑफ टू, TOO। और लास्ट वाला जो होगा यूज ऑफ इनफ, यानी इन विधियों के माध्यम से आप सिंथेसिस यानी सिंपल इनटू सिंपल, सिंपल से सिंपल सेंटेंस में तब्दील करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा पर आते हैं। पहला जो हमारा होगा यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल शायद आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल लेवल पर। पार्टिसिपल में 3 प्रकार के पार्टिसिपल। पहला जो पार्टिसिपल यानी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल की अगर चर्चा करें, प्रकार की बात करें, भेद की बात करें, तो 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को अगर और आगे कंफर्म करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा, तो वह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। दूसरा जो पार्टिसिपल यानी दूसरा जो प्रकार है पास्ट पार्टिसिपल का, पास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब क्रिया का जो तीसरा फॉर्म होगा वो होगा। और जो तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यूज ऑफ पार्टिसिपल जिसकी बात हमने किया, तो यूज ऑफ पार्टिसिपल की चर्चा करें तो जैसा कि बहुत सारे आपको बताया गया है किन किन विधियों से, किन किन माध्यमों से, किन किन चीजों का प्रयोग करके आप सिंथेसिस करेंगे सिंपल का। तो पहला हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल की। तो पार्टिसिपल तो कब प्रयोग करेंगे, यानी बहुत सारी चीजों को बताया गया। तो पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, तो इसके लिए जो पहला नियम होगा कि जब नंबर 1 मान लीजिए, यानी सिंपल सेंटेंस के द्वारा वाक्य को तब जोड़ेंगे, सिंपल सेंटेंस के वाक्यों को पार्टिसिपल के माध्यम से तब जोड़ेंगे जब पहला जो, यानी अगर रूल की बात करें तो पहला जब सभी सिंपल सेंटेंस का कर्ता कोई एक व्यक्ति या वस्तु हो, यानी कर्ता क्या होगा, वह कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर समझ आ रहे हैं, जितने भी सेंटेंस को आपको जोड़ना होगा, सबका कर्ता, सबका जो सब्जेक्ट होगा वह कोई एक व्यक्ति या वस्तु होगा, अलग अलग नहीं होंगे। जो दूसरी चीज होगी कि प्रत्येक सिंपल सेंटेंस को देखने के बाद, यानी प्रत्येक जितने भी सिंपल सेंटेंस आप जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि कार्य एक दूसरे के बाद हुआ है, यानी पहले पहला काम होगा, उसके बाद दूसरे सेंटेंस वाला काम बाद में हुआ होगा, अगर तीसरा है तो तीसरा वाला बाद में हुआ होगा। तो पहला था कि कॉमन फैक्टर, और दूसरा मैंने कहा
कि कार्य एक दूसरे के बाद होंगे और कार्य एक दूसरे से बंधा होगा। तो दो चीजें, यानी दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी कि जिसके माध्यम से आप करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पर आम है कि जैसे कोई एक एग्जांपल लेना, he raised his gun। पहला सेंटेंस, he took aim, और तीसरा जो है he shoot the tiger। यानी जो मैंने कहा था, जो पहली शर्त थी कि जब सभी सिंपल सेंटेंस का कर्ता एक होगा तभी यह सिंथेसिस पार्टिसिपल के माध्यम से करेंगे। तो आप देखना, जितने भी सेंटेंस आपके सामने पहला का भी सब्जेक्ट ही है, दूसरे का भी है और तीसरे का ही है। जो मैंने पहला नियम बताया था कि जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी सेंटेंस होंगे, सबका सेंटेंस का कर्ता कोई एक व्यक्ति या वस्तु होगा, तो सबका कर्ता ही और ही है। दूसरी जो शर्त थी उसमें यह बताया गया था कि तीनों कार्य लगे कि एक दूसरे से बंधे, यानी काम एक दूसरे के बाद हुआ है। तो काम को भी देख लें, रेज्ड हिज गन, पहले में क्या हुआ है, उसने बंदूक उठाने का कार्य किया है। दूसरे में टू के यानी लक्ष्य या निशाना साधने का कार्य किया है, और तीसरे में शूट द टाइगर, टाइगर को मारने का काम किया है। यानी तो इस चीज को एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि पार्टिसिपल के द्वारा उन्हीं सेंटेंसेस को जोड़ेंगे कि जितने भी सेंटेंस हैं, सभी सेंटेंस का कर्ता कोई एक व्यक्ति या वस्तु होगा, अर्थात कॉमन फैक्टर होगा। दूसरा जो शब्द बताया गया था, फिर से रिवाइज करते हैं। दूसरे में कहा गया था कि कार्य को देखने के बाद ऐसा लगे कि कार्य एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब ये जो सेंटेंस है, यानी यह जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा। हाँ, तो आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले में आपने देख लिया कि क्या था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आ जाए। He worked hard दूसरा सेंटेंस, he felt tired। इसमें भी देखें, जैसा कि बताया गया था कि जब सभी सब्जेक्ट, यानी जितने भी सेंटेंस होंगे, सबका सब्जेक्ट कोई कॉमन फैक्टर होगा, और ये भी लगे कि काम एक दूसरे के बाद हुआ है। तो इसको एक इस एग्जांपल को बना देते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि किन किन पार्टिसिपल तीनों बता चुके हैं। तो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड, तो हैविंग वर्कड हार्ड, he felt tired। ये आपका इसका आंसर भी हो गया। अब अगला जो है, अगले की चर्चा हम करेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल के बाद, जो आपका दूसरा था। दूसरे की चर्चा करें। दूसरे की चर्चा में करते हैं यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो प्रयोग किसका करना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सबसे पहले जानना होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र होता है, यानी फ्री होता है, उसी को एब्सोल्यूट कहा जाता है। यानी जो वाक्य में स्वतंत्र होता है, अर्थात या कहने का मतलब यह है कि इसका वर्ब पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कब प्रयोग करेंगे, यानी व्हेन टू यूज। अगर दूसरा प्रश्न खड़ा करें कि पहले हमने कहा कि पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, तो दूसरे में अगर आवे कि व्हेन टू यूज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे कब, तो सबसे पहले, जैसे कि पहले में आपने देखा था कि सबका कर्ता सेम था, इसमें जस्ट उल्टा होगा। यानी सभी सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का जितना भी सब्जेक्ट होगा, सबके कर्ता भिन्न भिन्न व्यक्ति या वस्तु होंगे, एक व्यक्ति या वस्तु नहीं। दूसरी चीज, जो दूसरी शर्त होगी, उन दोनों के कार्यों को देखने से आपको ऐसा लगना चाहिए कि दोनों के बीच में एक कैजुअल रिलेशन है। कैजुअल रिलेशन, कैजुअल रिलेशन को हिंदी में कहते हैं कारण और परिणाम का संबंध, यानी कारण और
परिणाम का संबंध। कैजुअल रिलेशन का मतलब होता है कारण और परिणाम का संबंध। यानी जो सेंटेंस होंगे, दोनों सेंटेंस जब आपको करना होगा तो दोनों सेंटेंस को देख लीजिएगा, पहले कंफर्म हो जाएगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हमें करना है। तो उसी परिस्थिति में होगी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग जब दोनों के यानी दोनों सेंटेंस के कर्ता अलग अलग होंगे और दोनों वर्ब्स को देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि दोनों के बीच में कैजुअल रिलेशन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द सन रोज। दूसरा सेंटेंस, द फॉग डिसअपीयर्ड। अब जरा देखें एग्जांपल में, मैंने कहा था कि दोनों का, इसका जो सब्जेक्ट सन है और दूसरे का सब्जेक्ट है फॉग, यानी अलग अलग हो गया। लेकिन यह चीज जरूर आपको सुनिश्चित करनी होगी कि दोनों के बीच में एक प्रकार, यानी जो भी सेंटेंस होगा उनके बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन यानी कारण और परिणाम का संबंध। तो पहले सेंटेंस को आप देखें, कारण क्या है? सूरज का उगना। और दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं फॉग डिसअपीयर्ड। फॉग माने कोहरा, डिसअपीयर्ड माने विलीन हो जाना, खत्म हो जाना। यानी सूरज उगा तो पहला सेंटेंस क्या हुआ? आपका कारण बना। और जो दूसरा सेकंड है इसमें क्या है? फॉग डिसअपीयर्ड यानी कोहरे का विलीन हो जाना। तो कोहरा विलीन हो गया, यानी आप देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा उन्हीं को जोड़ेंगे जब दोनों सेंटेंस का कर्ता अलग अलग होगा। दोनों सेंटेंसेस को देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि दोनों के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप है। बना लें, द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपीयर्ड। द फॉग डिसअपीयर्ड, दोनों को एक बार फिर से देख लें। उसमें कर्ता कॉमन फैक्टर हुआ करता था सभी सेंटेंस का, और इसमें क्या है? दोनों के बीच में यही अंतर है, उसके द्वारा इसको जोड़ा नहीं जा सकेगा। और अगले जो चर्चा करेंगे, यूज ऑफ इंफिनिटिव। यूज ऑफ इंफिनिटिव, इंफिनिटिव शायद आप जानते हो। इंफिनिटिव पढ़े होंगे। इंफिनिटिव का मतलब सामान्य वे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, यानी यूज ऑफ टू बिफोर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब टू का प्रयोग होता है वह आपका इंफिनिटिव होता है। अब यहां देखेंगे क्या कि इसका प्रयोग कब करना है। तो इसके द्वारा का मतलब इंफिनिटिव के द्वारा वाक्यों को तब जोड़ा जाएगा जब सभी वाक्यों को देखने से ऐसा प्रतीत हो कि उनके बीच इंटरडिपेंडेंस का संबंध। इंटरडिपेंडेंस शब्द ध्यान दीजिएगा, इसको आप कहेंगे इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस को हिंदी में कहते हैं अन्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय यानी एक दूसरे पर आश्रित। तो एक दूसरे पर आश्रित क्या है? यह संबंध कभी कभी कारण व परिणाम का होता है, जिसे आप कह सकते हैं काज एंड इफेक्ट। ये जो संबंध होगा वहां कैजुअल रिलेशन था, यहां की बात कर रहे हैं काज और इफेक्ट का होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल, हाँ एक चीज और है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा इस प्रकार के सेंटेंसेज को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उसमें आपने देखा था सब्जेक्ट अलग अलग हो रहा था। इसमें फिर सब्जेक्ट सबका सेम होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही रिसीव्ड ए लेटर। इंटरडिपेंडेंस देखिएगा, इसमें क्या है? एग्जांपल के तौर पर I received a letter. I was glad. सेंटेंस को जरा देखना, मैंने उसमें कहा था कि अलग अलग होंगे। यहाँ दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दोनों हैं,
मैंने कहा कि जोड़ने के लिए इंफिनिटिव की परिभाषा कहा कि टू का प्रयोग, यानी पहले वर्ब की फर्स्ट पार्ट के पहले टू का प्रयोग करना है। तो आप बना लें, आई वॉज ग्लैड टू जोड़ देते हैं, रिसीव ले आते हैं, टू रिसीव ए, बाकी बात करना भाई। यूज ऑफ नाउन आर फ्रेज इन ए पोजीशन, यानी नाउन आर फ्रेज इन ए पोजीशन। सबसे पहले पोजीशन के अर्थ को हम समझते हैं। ये पोजीशन का अर्थ होता है साइड बाई साइड, यानी अगल बगल। इसमें क्या करते हैं, यानी कब इसको जोड़ते हैं, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक वाक्य में लिखित नाउन या प्रोनाउन का, उसकी चर्चा, उसके कार्यों की, उसके गुणों की, उसके दोषों की, जो भी आप कहें, यानी उससे संबंधित कार्यों या बातों या गुणों या दोषों की चर्चा जब अगले सेंटेंस में हम करते हैं, तब वहां नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा तब आप सेंटेंस का सिंथेसिस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो आप जान लीजिए कि इसका अर्थ होगा साइड बाय साइड, यानी अगल बगल। ये भी आपको बता दिया, उसी किसी एक व्यक्ति वस्तु का नाम रख करके उसके गुणों या उसके अवगुणों या उसके कार्यों, उसकी विशेषताओं की चर्चा आगे के सेंटेंस में करते हैं। तो पहले एग्जांपल में आते हैं, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, पहला सेंटेंस। दूसरे में कह रहा है कि ही वाज एन इटालियन, पहला क्या, फेमस सेलर यानी प्रसिद्ध नाविक था। सेकंड सेंटेंस में कह रहा कि ही वाज एन इटालियन, इटली का रहने वाला था। फिर कह रहा कि ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की थी। तो आपने देख लिया कि इसमें जो आपका नाउन अगर मान लिया है कि कोलंबस है, कोलंबस के बारे में सबसे पहले बता रहा है कि एक प्रसिद्ध नाविक था। बाद में उसी के बारे में बता रहा है कि वह इटालियन था, यानी इटली का निवासी था। फिर उसी के बारे में अगली चर्चा की गई है, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की थी, इन्वेंशन किया था। तो इसको बना लेते हैं कि कोलंबस एक फेमस इटालियन सेलर, कामा लगा देता है, डिस्कवर्ड, इटालियन भी इसी में आ गया, फेमस भी आ गया, इटालियन भी आ गया। तो कह रहा कि कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। यानी इसी प्रकार के जो सेंटेंसेज होंगे उसको आप बनाइए। बाकी बात